हेलो स्टूडेंट्स, दूसरा वीडियो है ये हमारा वैल्यूएशन के ऊपर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो वैल्यूएशन का हमने कल पढ़ा था, वैल्यूएशन होता क्या है। और उसके बाद हमने पर्पस पढ़े थे वैल्यूएशन के। ठीक है, बाकी की इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो पहले वीडियो में कवर हो चुका है, तो वहाँ जाकर आप देख लो क्या क्या हमने और देखा था। ठीक है, वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और वैल्यूएशन आपको पता है, दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करवाने के लिए बता रहा हूँ। वैल्यू किसी चीज़ की प्रेजेंट कीमत होती है, जो अभी उसकी कीमत चल रही है। आपकी भी अपनी एक वर्थ है, अपनी एक वैल्यू है। उसी तरह से इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में हर एक चीज़ की अपनी अपनी वर्थ है, अपनी अपनी वैल्यू है। किसी की बढ़ती है, किसी की कम होती है। ठीक है, तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इंजीनियर, क्योंकि कल को आपने प्रॉपर्टी के साथ डील करना है। घर है, ठीक है, अलग अलग लैंड वैल्यू होगी, उन सभी वैल्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए एज एन इंजीनियर। क्या है, ये तो कॉमन सी चीज़ है, हर आदमी को पता होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट टॉपिक मैंने जो किया था दैट वाज योर पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन क्यों क्यों की जाती है वो पिछले लेक्चर में कवर हो चुका है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि ग्रॉस इनकम क्या होती है। ग्रॉस इनकम क्या होती है, ठीक है। इनकम क्या होती है, सबसे पहले इनकम होती है जो पैसा आ रहा है, दैट इज़ इनकम। आपका अपना सोर्स ऑफ इनकम अगर है, ठीक है, आपका सोर्स ऑफ इनकम स्टूडेंट हो तो पॉकेट मनी आपका सोर्स ऑफ इनकम है। आपके घर वाले आपको पॉकेट मनी दे रहे हैं, दैट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम। अगर और कोई काम कर रहे हो तो दैट इज़ योर ट्यूशन्स पढ़ा रहे हो या कुछ वगैरह, तो दैट इज़ योर सोर्स ऑफ इनकम। अब ग्रॉस इनकम क्या होती है और ये नेट इनकम क्या होती है, मेरे को लगता है आपने टर्म्स ज़रूर सुनी होंगी पहले। तो ग्रॉस इनकम क्या है, ये ग्रॉस टर्म और नेट टर्म को आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई चीज़ नेट क्या मतलब होता है और ग्रॉस क्या होता है। इसको हम यहाँ पे समझेंगे। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी, ग्रॉस इनकम होती क्या है। ग्रॉस इनकम इज़ द टोटल इनकम एंड इंक्लूड ऑल द रिसिप्ट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, द आउटगोइंग्स एंड द ऑपरेशनल एंड द कलेक्शन चार्जेस आर नॉट डिडक्टेड। अब ग्रॉस इनकम में क्या है, देखो, ग्रॉस इनकम में आपकी ही भाषा में आपको समझाता हूँ कि अगर आप पॉकेट मनी ले रहे हो या कहीं से आपका सोर्स ऑफ इनकम है, तो ओवरऑल जो पैसा आपको आ रहा है दैट इज़ योर ग्रॉस इनकम। ठीक है, जितना पैसा आपको ओवरऑल आ रहा है इसमें से कोई डिडक्शन नहीं की जाती। ठीक है, अभी तक मैंने कुछ डिडक्ट नहीं किया। आपने कहा मैं महीने का 6,000 रुपया मेरे को आ रहा है, या मैं कहीं से भी जो भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ से आप 6,000 रुपया अभी बना पा रहे हो, दैट इज़ योर ग्रॉस इनकम। लेकिन अब बात करें तो आपके पास कोई व्हीकल होगा, उसमें आप पेट्रोल डाल रहे हो, वो हर दिन आपका 100 रुपये जो है वो पेट्रोल पे जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका मोबाइल का रिचार्ज है 500 रुपया 600 रुपया, आप मोबाइल का रिचार्ज जा रहा है। तो जब आप ये चीज़ें जो हैं, जो आपका आउटगोइंग्स हैं, आउटगोइंग्स को डिडक्ट करते हो, तब आपकी बनती है नेट इनकम। तो ग्रॉस इनकम वो है जिसमें कोई डिडक्शन नहीं होती। ठीक है, उसी तरह से नेट इनकम वो है जो आपको सब कट कटा के जो बचेगा लास्ट में, दैट इज़ योर नेट इनकम। ठीक है, अब इसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज़ या बड़े बड़े जो भी किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें, उसमें मतलब किसी भी काम की बात करें, उसमें ग्रॉस इनकम भी होती है, नेट इनकम भी होती है। आप बिज़नेस कर रहे हो तो जितना पैसा आपको ओवरऑल आ रहा है अपने कस्टमर से, दैट इज़ योर ग्रॉस इनकम। लेकिन ग्रॉस इनकम ही सब कुछ नहीं है। ग्रॉस इनकम के बाद अगर ग्रॉस इनकम, अब उस इनकम में से किसी को रेंट भी पे करना है। ठीक है, रेंट पे होने के बाद, सारे खर्चे निकालने के बाद, बिजली का बिल निकालने के बाद, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस निकालने के बाद, वो सारी चीज़ें जो भी हैं, वो सारा कुछ आउटकम गोइंग्स को अगर आप निकाल देते हैं तो पीछे आपको नेट कितना बचा, पीछे कैश कितना बच रहा है, दैट इज़ योर नेट इनकम और नेट रिटर्न। तो नेट रिटर्न की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस इज़ द सेविंग और द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल आउटगोइंग्स, ऑपरेशनल एंड द कलेक्शन एक्सपेंसेस फ्रॉम द ग्रॉस इनकम और द टोटल रिसिप्ट। तो यहाँ पे बताया नेट इनकम को निकालने का फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। अपनी ग्रॉस इनकम, जितने आप पैसा कमा रहे हैं उसमें से अपनी आउटगोइंग्स को माइनस कर दो, यानी जो जो आप पे कर रहे हो वो माइनस कर दो, तो आपका मंथ का जो भी ग्रॉस इनकम है वो आपको पता लग जाएगी। अब बात करते हैं हम आउटगोइंग्स क्या होती हैं। सिंपल है यार, आउटगोइंग्स तो आप सबको पता है। आउटगोइंग्स आर द एक्सपेंसेस विच आर रिक्वायर्ड टू बी incurred to maintain the revenue of the building. The various types of the outgoings are as follows. अब यहाँ पर क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग की, तो ये सारी टर्म बिल्डिंग के टर्म में ले रहा है। अब आप कहोगे सर ग्रॉस इनकम बिल्डिंग की क्या है, तो यार इनकम जो है, ग्रॉस इनकम बिल्डिंग कैसे कमाती है। बिल्डिंग आप रेंट पे दे देते हो, तो बिल्डिंग पे आपका पैसा आ रहा है। ठीक है, बिल्डिंग आपको पैसा कमा कर देती है,
कैसे देती है, आप रेंट पे दे रहे हो या खुद अकोमोडेशन भी ले रहे हो, तो आपका भी तो कितना पैसा बच रहा है। तो वो सारी इनकम है आपकी। आपकी जो बिल्डिंग है वो कितना पैसा कमा रही है, उसके बाद जो आप एक्सपेंसेस मेंटेनेंस चार्जेस आपके जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद पानी का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, ये सारे बिल काटने के बाद आपकी जो नेट इनकम है उस बिल्डिंग से वो कितनी आ रही है, वो यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है, ठीक है। आउटगोइंग्स आर द एक्सपेंसेस विच आर रिक्वायर्ड टू बी इनक्योर्ड टू मेंटेन द रेवेन्यू ऑफ द बिल्डिंग। तो क्योंकि आपको ये वो आउटगोइंग्स वो एक्सपेंसेस हैं, वो खर्चे हैं आपके जो बड़े ज़रूरी हैं, और बिल्डिंग को कि वर्किंग को कोई अफेक्ट ना पड़े, बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए ये आउटगोइंग्स आपको पे करनी ही करनी है। क्योंकि हम बिल्डिंग की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग आउटगोइंग्स ये चीज़ें होती हैं। द वेरियस टाइप्स ऑफ द आउटगोइंग्स आर एज फॉलो। अब आउटगोइंग्स कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले आप टैक्स पे करते हो, तो बिल्डिंग का जो टैक्स आपको देना पड़ता है दैट इज़ the part of the outgoings. These includes the municipal tax, property tax, wealth tax, etc., which are to be paid by the owner of the property annually. हर साल ऑनर जो है, प्रॉपर्टी का ऑनर जो है, उसको टैक्स भरना पड़ता है अपनी प्रॉपर्टी का। तो ये आपका एक खर्चा है। These taxes are fixed on the basis of the annual return value. इसको एनुअल रिटर्न वैल्यू के हिसाब से जितना आपकी बिल्डिंग की वैल्यू होगी मार्केट में पूरे साल की, जो भी उसका जो वो फैच कर रही है, उसके हिसाब से टैक्सेस आपको पे करने पड़ते हैं ऑफ द प्रॉपर्टी आफ्टर डिडक्शन फॉर एनुअल रिपेयर्स एटसेट्रा। इसमें से एनुअल रिपेयर्स वगैरह को डिडक्ट किया जाता है। अब बात करते हैं रिपेयर। ये बिल्डिंग जो है उसमें डेटोरेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगी, डिटोरेशन होगी, तो रिपेयर्स भी चाहिए, ठीक है। अब ये रिपेयर्स क्या हैं? रिपेयर्स कॉमन सी चीज़ है यार, गाड़ी लेते हो तो उसमें भी आपकी सर्विस होती है, चीज़ें ख़राब होती हैं, नए पुर्जे लगते हैं, यहाँ पे भी वही है, बिल्डिंग में मेंटेनेंस करवाना, उसको रिपेयर करवाना, उसमें भी आपका ख़र्चा जो है साल का वो जा रहा है। तो देखते हैं क्या है। द रिपेयर आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट एवरी ईयर टू मेंटेन अ प्रॉपर्टी इन फिट कंडीशन। प्रॉपर्टी को फिट करने के लिए रिपेयर करना बड़ा ज़रूरी है। द अमाउंट टू बी स्पेंड ऑन द रिपेयर डिपेंड्स ऑन द एज, कंस्ट्रक्शन नेचर ऑफ द बिल्डिंग एटसेट्रा। तो रिपेयर आर रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट, रिपेयर करना ज़रूरी है एवरी ईयर, हर साल, टू मेंटेन अ प्रॉपर्टी को फिट कंडीशन में रखने के लिए रिपेयर तो करना ज़रूरी है, ठीक है। उसको दोबारा से नया जैसा बनाना है तो रिपेयर करना ज़रूरी है। द अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन द रिपेयर डिपेंड्स ऑन द एज। अब कितना पैसा आप रिपेयर पे लगाओगे उसकी उम्र पे भी डिपेंड करता है। बिल्डिंग बहुत पुरानी होगी तो आप रिपेयर क्यों करोगे, ठीक है। तो वो भी आपने उसका देखना ना, वैल्यू फॉर मनी, आपकी मनी जो है, मतलब वो जो खर्चने का कोई फ़ायदा है या नहीं है। कंस्ट्रक्शन नेचर, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नेचर क्या, किस तरह का नेचर है बिल्डिंग का, ठीक है, किस नेचर की है। वो रेजिडेंशियल हो सकती है, किस पर्पस के लिए बनी गई है, ऑफ द बिल्डिंग एटसेट्रा, एंड यूजुअली 10 to 15% ऑफ द ग्रॉस इनकम। अभी ग्रॉस इनकम के बारे में पढ़ा ना, कितना पैसा वो साल का कमा रही है, उसका 10 से 15%। यानी अगर आपके बिल्डिंग साल में, मैं मान रहा हूँ सिर्फ साल का 1 लाख रुपया अगर कमा रही है, तो उसका 10% यानी 10,000, 15% हो गया 15,000। ये जो है इतना खर्चा खाली रिपेयर्स के लिए जाता है साल का। और ग्रॉस रेंट ऑफ 1 और 1.1 या 1.5 महीने का जो रेंट आप लगा लो, वो सिर्फ इसके लिए अलो किया जाता है, अलाउड फॉर द रिपेयर। फॉर एनुअल रिपेयर 1% to 1.5% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन में आल्सो बी टेकन। तो फॉर एनुअल रिपेयर पूरे साल के लिए आप 1 से 1.5% जो आपकी पूरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी, कंस्ट्रक्ट करने में जितना पैसा लगा था, उसका 1 से 1.5% आप साल का मान सकते हो। अगर बिल्डिंग 1 करोड़ रुपए की है तो आप साल का 1 लाख का बजट मान सकते हो कि रिपेयर में जा सकता है। 1 करोड़ की वैसे होगी। चलो मैनेजमेंट एंड द कलेक्शन चार्जेस के बारे में बात करते हैं। सी है हमारी, मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस भी होते हैं। दीज इंक्लूड एक्सपेंसेस ऑन द रेंट कलेक्टर, चौकीदार, लिफ्टमैन, पंप अटेंडेंट, स्वीपर एटसेट्रा। अबाउट 5 to 10% ऑफ द ग्रॉस रेंट मे बी टेकन ऑन दीज अकाउंट। फॉर स्मॉल बिल्डिंग्स नन ऑफ दीज मे बी रिक्वायर्ड एंड देयर विल बी नो आउटगोइंग्स ऑन दीज अकाउंट। अब मैनेजमेंट एंड द कलेक्शन चार्जेस में क्या आता है कि देखो यार, मैनेजिंग टीम भी रखनी पड़ेगी ना। अब मैं ये छोटे मोटे हमारी जो कंस्ट्रक्शन उसकी बात नहीं हो रही, बड़े कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है। अब जहाँ पे बड़ी कंस्ट्रक्शन होती है तो वहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। बड़ी कंस्ट्रक्शन हो रही है तो एक होगा जो रेंट लेगा, ठीक है। एक बंदा है जिसने, ये आप देखते हो आजकल फ्लैट्स वगैरह बन रहे हैं,
तो अगर आप वैसी बात करें तो एक बंदा होगा जो रेंट वगैरह लेता है, एक हो गया जो चौकीदार उन्होंने रखा हुआ है जो पूरी उसको मतलब वॉचमैन वॉचमैन होते हैं ना सोसाइटीज़ के, तो वॉचमैन भी चाहिए वहाँ पे, लिफ्ट मैन चाहिए जो लिफ्ट को ऑपरेट करेगा, पंप अटेंडेंट चाहिए, स्वीपर चाहिए जो सफाइयाँ वगैरह करेगा। ये सारी मैनेजमेंट जो है ये टीम आपको चाहिए, तो इनको भी तो सैलरी देनी है। वो सैलरी कहाँ से देनी है? 5 से 10% जो है आपकी ग्रॉस रेंट जो आपकी बिल्डिंग आपको कमा कर दे रही है, वो ऐसे किसी हो सकता है कि आपके पास इसमें से एक ही आदमी हो, ठीक है, स्वीपर वगैरह किसी न किसी की कोई ना कोई हेल्प तो चाहिए ना आपको सफाई वगैरह कराने के लिए। तो वो जो चीज़ें हैं उस पर कितना लो करते हो? 5 से 10% ग्रॉस रेंट जो है, जो आपका ग्रॉस रेंट आ रहा है उसमें 5 से 10% जो है ये इसके लिए भी पैसा जाएगा, मे बी टेकन ऑन दीज अकाउंट। फॉर स्मॉल बिल्डिंग नन ऑफ दीज मे बी रिक्वायर्ड। छोटी बिल्डिंग्स के लिए अगेन हमारा वही फैक्टर था, तो छोटी बिल्डिंग्स के लिए शायद इनमें से एक भी आउटगोइंग ना वैलिड हो। छोटी बिल्डिंग में तो आदमी खुद ही झाड़ू मार लेगा, लेकिन बड़ी बिल्डिंग में ऐसा नहीं होगा, बड़ी बिल्डिंग में स्वीपर रखना पड़ेगा, ठीक है। और लिफ्ट मैन, छोटी बिल्डिंग्स में तो लिफ्ट लगती नहीं है, ठीक है। रेंट कलेक्टर, रेंट हम खुद पकड़ लेंगे क्योंकि अगर हमारा घर है तो वो जो है मे बी ये वैलिड, बड़ी उसके लिए वैलिड है, छोटी बिल्डिंग्स के लिए ये पॉइंट नहीं वैलिड है। इसके बाद चलते हैं सिंकिंग फंड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिंकिंग फंड आपको तंग करेगा आगे जाके। सिंकिंग फंड होता क्या है? अ सर्टन अमाउंट ऑफ द ग्रॉस रेंट इज सेट असाइड एनुअली as a sinking fund to accumulate to the total cost of the construction. When the life of the building is over, the annual sinking fund is also taken as the outgoing. अब देखो ये यार, ये समझदार लोगों के लिए है। समझदार लोग क्या करते हैं, उनको पता है हमारी बिल्डिंग एक ना एक दिन तो ख़राब होकर टूट जाएगी, हमें दोबारा से नई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। वो क्या करते हैं, बिल्डिंग का जो साल का होता है ना, ठीक है, बिल्डिंग का जो कुछ हिस्सा है, बिल्डिंग की टोटल ग्रॉस इनकम देख लेते हैं और उस ग्रॉस रेंट में से वो कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज जो है वो अलग कर देते हैं, ठीक है। वो किसी अकाउंट में डाल देते हैं जिसमें उसको कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, तो वो उतना उतना हिस्सा उसमें डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, डालते रहते हैं। अब ये क्यों डाल रहे हैं? ये डाल रहे हैं कि 60 साल या 70 साल बाद जब ये मेरी बिल्डिंग कोलैप्स होगी या ख़राब हो जाएगी तो मैं इस सिंकिंग फंड से एक नई बिल्डिंग बना लूँगा। तो इसको इस तरह से एक फ़ंड होता है जिसमें हम ये पैसे डालते जा रहे हैं, ग्रॉस रेंट में से कुछ परसेंट निकाल कर, जो हमने परसेंटेज पहले कैलकुलेट की होगी कि 10 साल मतलब आज से 70-80 साल जितनी भी आप एज मान कर चल रहे हो कि बिल्डिंग की कितनी उम्र रह गई है, उसके हिसाब से हमें कुछ जो है अपना जो फंड्स पहले से ही तैयार रखने पड़ेंगे। दिस फंड इज़ कॉल्ड एज द सिंकिंग फंड। हर साल हम एनुअल सिंकिंग फंड जो है उसमें पैसा डालते रहते हैं, जो बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है, और उस वक्त तक हमारा जो पैसा है एट द एंड जब हमारे बिल्डिंग हमारी ख़त्म मतलब हमें नई बनानी है तब हम सिंकिंग फंड से ही बनाएंगे, उसके लिए फिर हमारे पास पैसे होंगे, हम नई बिल्डिंग बना सकते हैं। तो लॉस ऑफ द रेंट की बात करते हैं। द प्रॉपर्टी में नॉट बी केप्ट फुली ऑक्यूपाइड, इन सच अ केस सूटेबल अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस रेंट अंडर द आउटगोइंग्स। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से ऑक्यूपाइड नहीं है, यानी आपके पास बिल्डिंग है लेकिन वो पूरी तरह से रेंट पे नहीं चढ़ी हुई, कुछ कमरे रेंट पे चढ़े हैं, कुछ खाली पड़े हुए हैं। तो हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से रेंट को नहीं ले पा रही, जो उसका जितना पोटेंशियल था उसमें उतनी रेंट को नहीं ले पा रहे, तो इस तरह की डिडक्शन भी आउटगोइंग्स में हमें करनी पड़ती है। एट द एंड आ जाता है हमारे पास मिसलीनियस आ गया। दीज इंक्लूड इलेक्ट्रिक चार्जेस, बिजली का बिल भरना है, रनिंग लिफ्ट पंप, रनिंग लिफ्ट को चलाने के लिए जो खर्चा आएगा, पंप वगैरह चलाने के लिए, फॉर लाइटिंग कॉमन प्लेसेस, जो कॉमन प्लेसेस हैं वहाँ पे आपको बिजली प्रोवाइड करनी है, लाइट लगानी है, तो उसका भी ऊपर भी तो बिल जा रहा है। एंड सिमिलर अदर चार्जेस विच आर टू बी ब्रोन बाय द ऑनर, जो ऑनर के ऊपर पड़ेंगे ये खर्चे वो भी उसको कैलकुलेट करने पड़ेंगे।